पहले पार्ट में आपने देखा कि हम इंडिया से नेपाल पहुंचे और वहां पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के रीति रिवाज और फोक डांस देखते देखते दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। दूल्हे की कार और बारातियों की बस को बैनर और फूल मालाओं से सजाया गया था। जब कभी हम किसी शुभ काम के लिए घर से निकलते हैं तो हमेशा घर के बड़े टीका लगाकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा ही कुछ आज सुबह सुबह हमें देखने को मिला। टीका लगाकर सभी लोग रेडी हो गए थे। दूल्हे राजा ने भी अपनी सीट संभाल ली है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि दूल्हे के गले में जो माला आप देख रहे हैं ये वही माला है जो कल दूल्हे की बहनें बना रही थी। इसे जरी माला कहते हैं। ऐसी ही एक माला दुल्हन के घर में भी बनाई गई होगी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो ये जरी माला दूल्हा दुल्हन से एक्सचेंज कर लेंगे और यह भी एक रिवाज का ही हिस्सा है। लो चला मैं अपने साले की बारात लेके, लो चला मैं। एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है भाई। हरे भरे पेड़ों से लदे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों को चीरती हुई नदियाँ। प्रकृति का ऐसा नज़ारा देखना एक अलग ही सुकून देता है। हमें करीब 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, इसलिए हम बीच बीच में रुकते हुए जा रहे थे। गाड़ी जब रोड पर होती तो एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई दिखाई देती। मोड़ पर तो हालत ही ख़राब हो जाती थी। ये बारात किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। जब भी बस रुकती तो वहाँ का एटमॉस्फेयर तो हमें बहुत मज़ेदार नज़र आता ही, पर कहीं कहीं पर हमें गाय और बकरी चराते हुए लोग भी नज़र आते। बस जब यहाँ पर रुकी तो ऐसा लगा जैसे पहले रुकी थी वैसे ही रुकी है। पर जब सब यहाँ पर उतरने लगे तो मैं भी उतरा। उतरते ही मैंने सामने मंदिर देखा तो मुझे लगा शायद शादी का प्रोग्राम यहीं पर ही है। पर यहाँ पर उतरते ही पता चला कि अभी हमें डामर रोड छोड़कर पहाड़ों के रास्ते अभी 15 किलोमीटर और जाना है। अब इस पहाड़ के रास्ते 15 किलोमीटर हमें पिकअप से जाना होगा। पिकअप में मुझे पीछे बैठना पड़ा क्योंकि आगे सारे लेडीज़ लोग बैठे हुए थे। यहाँ पिकअप के सफ़र ने तो एडवेंचर की बैंड ही बजा दी थी। पिकअप में मैं जहाँ पर बैठा था वहाँ पर सीट नहीं थी तो मैं पटरे पर बैठा था और पिकअप जब जंप करती तो मैं सीधे ऊपर छत में लड़ता जाके। इससे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। पिकअप जहाँ जहाँ रुकती वहाँ बड़ा सुकून मिलता। और एक बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वो ये कि जिस तरह हम बारातियों को ले जाया जा रहा था, अगर हमारे इंडिया में ये लड़की वालों ने किया होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। पर यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम में भी सब मुस्कुरा रहे थे। आगे जाकर पिकअप का टायर पंक्चर हो गया था और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे लगा कि कम से कम मुझे थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा। और बाहर निकलते ही फिर लोगों का फ़ोटो सेशन जो स्टार्ट हुआ है वो देखने वाला था। मम्मी आगे परेशान यस्तो कहिले मिलाएको थियो घुम्नु हेर पंक्चर बनते ही हम फिर से अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकले और थोड़ी दूर चलने के बाद ही हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। पर अब यहाँ से हमें पैदल जाना था दुल्हन के घर तक पहाड़ चढ़ के। चलो वाइल्ड आखिरकार पैदल चालू पद यात्रा। 1.5 गिल के सामने होते हैं। हम नेपाल के दुर्गम जिला पे जहाँ पे एक्सट्रीम सुरक्षा देते हैं।
आप ट्राई करो ना। नहीं नहीं, बताओ कौन सा पत्ता होता है? ये वाला। इसमें क्या होता है? वो करंट मारता है। अच्छा, आजकल को तेजी मार देना। शिमला मिर्च रंगी यहाँ। इस पूरे सफर में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी थे और बच्चे भी पूरी तरीके से थक गए थे। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं इतनी दूर गाड़ी से धक्के खाने के बाद? बताइए प्लीज। अरे बता दो। जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ से शादी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, पर सीधी खड़ी चढ़ाई होने की वजह से। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आज के दिन वहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा गिरा था, जिससे फिसलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमको ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने सबसे पहले ट्रेडिशनल ढोल, जिसे नेपाल में मादल बोलते हैं, बजाते हुए एक लड़के को देखा और साइड में बैठी लेडीज़ जो कि इस मादल पर गीत गा रही थी, जैसे स्वागत गीत, विदाई गीत, और ये पूरी शादी के दौरान चलता रहा। तो अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ उस पर आप यकीन नहीं करेंगे, और ये है इस शादी का बारातियों के लिए खाना। इसके अलावा बारातियों के लिए किसी भी तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है। इस पूरे सफ़र में मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि खाना खाने के तुरंत बाद सो गया था, तो बीच की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया, पर कुछ वीडियोस मुझे मिल गई हैं जो मैंने वीडियो के लास्ट में डाली हैं। तो वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। लड़की की विदाई आप देख रहे हैं, पूरा गांव हमें कार तक छोड़ने आया था, पूरा गांव हमें कार तक छोड़ने आया, और कुछ लोग तो इवन हमें वहाँ तक छोड़ने आए जहाँ हमारी बसें खड़ी थी, और कार के पास तो एक नया कांड हमारा इंतज़ार कर रहा था। लड़की की विदाई के बाद थोड़े ही हम आगे बढ़े थे कि कार में बैठने को लेकर एक लड़के ने गाली दी, तो लड़की पक्ष के लड़के ने उसे मारा। बाद में जब हम मेन रोड पर आए तो उस लड़के ने लड़की वालों से माफ़ी मांगी। ओ भाई साहब, ये सब मैं क्या देख रहा था, ऐसा भी होता है क्या? ये सब मैंने फिल्मों में देखा था। दुल्हन की विदाई हो रही है और बच्चे कार के साथ भाग रहे हैं। और फिलहाल के लिए अब आप ये देखिए, ये वही डिस्कशन हो रहा है जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा था। ये वो लड़का है जिसने मारा था और वो लड़का माफी मांग रहा है। इस पूरे सफ़र में मैं परेशान तो बहुत हुआ, पर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। जो हमने फिल्मों में देखा वैसा रियल लाइफ में भी फील करने का मौका मिला, जैसे उन लेडीज़ का गीत गाना, लड़की वालों ने जो भी खाने का अरेंजमेंट किया, किसी भी बाराती ने किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर हर लड़के वाले ऐसे ही सोचें तो किसी भी लड़की वाले को प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में पूरे गांव का कार तक छोड़ना, बच्चों का कार के साथ दौड़ना, और अपनी गलती पर मारे जाने पर भी खुद माफ़ी मांगना, ये सब इंसानियत की मिसालें। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सुख दुख दुख सुख सबै बाटेर अन्तिम सास फेर्छु तिमीसँगै बाँचेर। दिनहरू दुःख गर्न औला भन्दिन, तर कटाउने छु सबै सँगै हाँसेर। बाचा भयो तिमीलाई मेरो, बाचा भयो तिमीलाई मेरो। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक मैं आपका गोविंद हमाल मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आजी हुरी आउँदा म बन्छु तिम्रो छहारी।